प्रोसेस चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट किया। देन हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो हमने टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी किया। टुडे in this lecture we learn the students the holozoic mode of nutrition in human beings। हमारे अंदर आज हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे। मीन्स कि आज हम ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। सो आर यू रेडी? आई एम रेडी, देन यू ऑल्सो रेडी। ओके, सो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम बात करें तो किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया भाई हमारा पेन सही, ठीक है। सो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जब हमने स्टडी किया तो हमने स्टडी किया या पता चला हमें हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेडीमेड फूड का इनटेक करते हैं, रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं, बना बनाया खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। सो उसमें हम जैसे महान इंसान होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो रेडीमेड फूड फ्रॉम अनदर सोर्स ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमंस में? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं होलोजोइक की बात करती हूँ, किसकी? होलोजोइक की। होलोजोइक क्या होता है? वो प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड। सॉलिड पीस के फूड का इनटेक इन्वॉल्व करे, जो सॉलिड फूड का इनटेक करे, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? होलोजोइक। ओके, सो लेट्स लर्न द डेफिनेशन ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। It is a heterotrophic mode of nutrition in which involve intake of solid pieces of food। ये उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो इन्वॉल्व करता है इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड। सॉलिड फूड के पीसेस का जो इनटेक करे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। अगर हम होलोजोइक को पढ़ते हैं तो किस तरीके से ये सॉलिड फूड का इनटेक करते हैं, उसको किस तरीके से खाते हैं, इन सब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये 5 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, दैट मीन्स कि वो 5 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व करता है अपनी बॉडी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट study these 5 basic steps। ready? so basic steps की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड इसे रफ कर देते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 5 बेसिक स्टेप्स की बात करती हूं, 5 बेसिक स्टेप्स। सो फर्स्ट आता है क्या आपका? इंजेशन। इंजेशन मतलब
जो खाना आप इंटेक कर रहे हो, इंटेक ऑफ सॉलिड फूड, इंटेक ऑफ फूड, फूड का इंटेक करना, फूड को खाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन। मैंने रोटी खाई, अभी चपाती का इंटेक किया है, वो क्या हुआ? मैंने क्या किया? इंजेशन। जैसे ही मैंने फूड का इंटेक किया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन किया हमने। सेकंड आता है आपका डाइजेशन। अब ये फूड मैंने किसके थ्रू लिया? माउथ के थ्रू। अब हमारी बकल कैविटी के अंदर खाना गया, उसको हमने तोड़ना स्टार्ट किया टीथ की हेल्प से, टंग की हेल्प से, ठीक है। सो ये प्रोसेस क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ या ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड substance into simple ones, छोटे छोटे टुकड़ों में कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? इसके थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। खाना हमने ले लिया, उसको तोड़ लिया, अब इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कराना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड, जो टूटा हुआ फूड है, छोटे छोटे पीसेस का, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब into digestive tract। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये समझते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये जो हमने छोटे छोटे पीसेस के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन किया है, इस फूड को एब्जॉर्ब करना, और इस एब्जॉर्ब करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? जो टूटा हुआ खाना था छोटे छोटे पीसेस के अंदर, उसको हमने एब्जॉर्ब किया। अब इस एब्जॉर्ब किए हुए फूड को हम प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करेंगे, मींस प्रोटीन्स, फैट एंड विटामिन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर में काम आ सके। सिंपल, हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन्स यूज करते हैं ना हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, रिपेयर के अंदर। अब हम कन्वर्जन करेंगे इसी एब्जॉर्ब फूड का, ठीक है। कन्वर्जन of absorbed food into protoplasmic constituents। कन्वर्ट करना किसके लिए? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स की। अब जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया था, उस फूड का कन्वर्जन करना प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मींस कि प्रोटीन्स एंड फैट एंड विटामिन्स के अंदर कन्वर्ट करना उसको, कि हमारी बॉडी उसको ग्रोथ एंड रिपेयर में यूज कर सके। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। समझ आया स्टूडेंट्स यहां तक? ये थे 4 स्टेप। फिफ्थ वन आता है आपका इजेक्शन। हमने जो जो चाहिए था अच्छा अच्छा खाना सब ले लिया,
सो फिफ्थ स्टेप आएगा इजेक्शन। इजेशन जिसे बोल सकते हैं, इजेशन मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ undigested food, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमने लिया उसमें से जो जो अच्छा था वो हमने क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से जो बेकार था, हमें नहीं चाहिए था, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। उस फूड को बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। सो दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स स्टूडेंट्स, जो कि एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, सो इन स्टेप्स को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ह्यूमंस के अंदर बाय डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स के थ्रू। So students, today we start digestive system. आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर किस तरीके से हम खाने को लेते हैं। ओके, इस सिस्टम को स्टडी करते हैं आज डिटेल के अंदर। आज पता चल जाएगा आपको, जिसको नहीं पता। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने लगूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स which help in ingestion, digestion and egestion of food। जो हेल्प करते हैं, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बच्चों जो हेल्प करे हमें खाने को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, इजेक्शन करने में। ठीक है, वो सभी ऑर्गन्स एंड ग्रुप्स मिलके जो सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, it is a group of organ and digestive glands which help in digestion, absorption, इजेशन ऑफ फूड। खाने को डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब करने में, एसिमिलेट करने में, इजेक्ट आउट करने में, उसमें जो हेल्प करते हैं जो ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड्स, इस पूरे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मीनिंग समझते हैं डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था जब हम होलोजोइक स्टेप्स को पढ़ रहे थे, डाइजेशन क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन ऑफ complex food material, breakdown of complex food material into simple absorbable form। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन, इस प्रोसेस या इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं
ह्यूमंस के अंदर ये डाइजेशन जो कौन कौन से ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर और कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या कंसिस्ट करती है? माउथ, बकल कैविटी, फेरेनेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस। ओके, सो यहां से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। It is a long muscular tube which extend from mouth to anus, जो कहां से कहां तक होती है? माउथ से एनस तक। ठीक है, एक ट्यूब होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये कहां से कहां तक होती है? माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि माउथ से एनस तक एक ट्यूब है, मींस इसकी लेंथ कितनी होगी? It is a long muscular tube extended from mouth to anus. Clear है? And second, the length of the alimentary canal. Length of एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है? कितनी है? 9 मीटर। 9 मीटर, 9 मीटर की होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो कहां से कहां तक होती है? माउथ टू एनस। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेकेंडली क्या कंसिस्ट करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और वो कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं, जिनका सिक्रेशन हेल्प करता है डाइजेशन में, और वो कौन कौन से हैं? सॉरी, पहला स्लाइवरी ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट है? हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे कहाँ है? स्टमक के अंदर। ठीक है, लीवर, पेनक्रियास, इन सब के सिक्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे हम जब हम डाइजेशन को स्टडी करते हैं। क्लियर है? हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। ये इन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हमारी
एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट आता है हमारा माउथ। पहला क्या आता है हमारा? माउथ। माउथ क्या होता है? इट इज ए ट्रांसवर्स स्लिट, मीन्स कि एक अपर्चर होती है, ओपनिंग होती है। किसके बीच में? हमारे माउथ, सॉरी हमारे नोज एंड हमारे चिन के बीच में। ठीक है, इट इज एन ट्रांसवर्स स्लिट। क्या है? ट्रांसवर्स स्लिट। इट इज ए ट्रांसवर्स स्लिट, ओपनिंग है बिटवीन नोज एंड चिन। हमारे नोज एंड चिन के बीच में एक ओपनिंग है। ठीक है, सो माउथ जो होता है हमारा स्टूडेंट्स, क्या है? ट्रांसवर्स स्लिट है बिटवीन नोज एंड चिन। ये माउथ जो होता है बाउंडेड होता है। इट इज बाउंडेड बाय two movable muscular लिप्स के द्वारा बाउंडेड होता है। ये लिप्स क्या करते हैं? हमारे फूड को होल्ड रखने में हेल्पफुल होते हैं, कि फूड माउथ के अंदर होल्ड रहे। ठीक है, सो लिप्स हेल्प इन होल्डिंग द फूड को होल्ड रखने में हेल्पफुल होते हैं। सो माउथ क्या हुआ? ट्रांसवर्स अपर्चर है, एक ओपनिंग है, एक स्लिट है। किसके बीच में? हमारे नोज एंड हमारे चिन के बीच में। और ये जो ओपनिंग होती है किसके द्वारा गार्ड की जाती है? टू मूवेबल मस्कुलर लिप्स के द्वारा। ठीक है, यही लिप्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? यहाँ पे फूड को होल्ड रखने में हेल्प करते हैं, कि भाई फूड माउथ के अंदर स्टे रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है, दिस इज ऑल अबाउट माउथ। आई होप यू क्लियर अबाउट द माउथ। सो नेक्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा? बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। अब हम बात करेंगे, माउथ था, ओपनिंग है, इसके अंदर क्या होता है? अंदर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। क्लियर? सो अगर हम बक्कल कैविटी के बारे में बात करें, बक्कल कैविटी क्या होती है? ये एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पार्ट है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? एंटीरियर पार्ट है, जो कहां से कहां तक होता है? विच एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू फेरेनिक्स। जो कहां से कहां तक होता है? माउथ से लेके फेरेनिक्स तक के रीजन को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। अब हमारे माउथ के अंदर है क्या? बक्कल कैविटी के अंदर होता क्या क्या है? पायलेट होती है, टंग होती है एंड टीथ प्रेजेंट होते हैं। सो बक्कल कैविटी कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करती है? पैलेट, टंग एंड टीथ। ये तीन चीजें होती हैं, पैलेट, टंग एंड टीथ।
और बकल कैविटी के एक्सटर्नली क्या होते हैं, साइड्स में चिक। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं पैलेट के बारे में, पैलेट क्या करती है, इट फॉर्म द रॉफ ऑफ द बक्कल कैविटी। ये हमारी बक्कल कैविटी की छत बनाने का काम करती है। फॉर्म रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। क्लियर है, ये छत बनाती है बक्कल कैविटी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टंग की, टंग जो होती है वो क्या बनाती है, फ्लावर ऑफ द बक्कल कैविटी। क्या बनाती है, फ्लावर ऑफ द बक्कल कैविटी। फॉर्म फ्लावर ऑफ बक्कल कैविटी। फर्श बनाने का काम करती है हमारी बक्कल कैविटी का। ठीक है, कौन, टंग। अब हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं टंग एंड टीथ के बारे में। क्लियर है। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर अबाउट बक्कल कैविटी। सो अब हम बक्कल कैविटी के ही पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। बोर मत होना भाई लेक्चर के अंदर, ठीक है, बस फटाफट कंप्लीट करते हैं आज के लेक्चर को स्पेशली। ठीक है। सो पहला आता है हमारा टंग। अच्छा मेरे को ये बताओ टंग के बारे में, टंग मूवेबल है, इधर से उधर जाती है, ऊपर नीचे होती है, होती है, इसलिए टंग क्या है, मूवेबल है। फ्लैट है, मस्कुलर है, हार्ड तो नहीं है ना, मस्कुलर है, ठीक है, सॉफ्ट है। सो इट इज ए फ्लैटेंड मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन। इट इज फ्लैटेंड muscular movable organ which attach to the buccal cavity, जो अटैच होते हैं किससे, बक्कल कैविटी से, बाय फेरेनेलम। इसके अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, फेरेनेलम। जब भी टंग को ऊपर करके देखोगे ना, जब भी टंग को हम ऊपर की तरफ करते हैं तो नीचे एक अटैचमेंट दिखती है। इस अटैचमेंट को स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं, फेरेनेलम। क्लियर है इतनी बात। सो नेक्स्ट आता है टंग के बारे में। टंग जो होती है वो किस में हेल्प करती है, फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है ना। और ये फूड को टेस्ट करने में हेल्प करने के लिए कि फूड टंग ही क्यों टेस्ट करती है, क्योंकि टंग क्या बियर करती है, टेस्ट बर्ड्स। टंग के क्या पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड। सो टंग बियर टेस्ट बर्ड्स which help in tasting of food। जो भी खाना हम खाते हैं ना, उस फूड को टेस्ट करने में, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, उसको टेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, टंग। क्यों करता है, क्योंकि टंग के पास क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स। दिस इज ऑल अबाउट द टंग। कि मस्कुलर फ्लैटेंड ऑर्गन है, इसके अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, फेरेनेलम बोलते हैं। और ये जो टंग होता है वो क्या कंसिस्ट करती है, हमारी टंग टेस्ट बर्ड। और इन्हीं टेस्ट बर्ड की हेल्प से हम किसी भी फूड के टेस्ट को बता सकते हैं कि कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा, साल्टी है, ये सब। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट बच्चों हम टंग के फंक्शंस की बात करते हैं। अगर मैं
टंग के फंक्शंस की बात करती हूँ तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा याद आता है? सबके मन में आ गया होगा सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन टेस्टिंग द फूड. इट हेल्प इन टेस्टिंग द फूड. फूड को टेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं टंग. ठीक है. दूसरी बात, टंग को जब भी हम खाना खा लेते हैं तो हम टंग को क्या करते हैं? हमारे दांतों पे घुमाते हैं. ठीक है. सो ये एक ब्रश की तरह भी एक्ट करती है फॉर क्लीनिंग ऑफ द टीथ. इट एक्ट एज ए ब्रश टू क्लीनिंग द टीथ. टीथ को क्लीन करने के लिए ब्रश की तरह एक्ट करती है. एंड थर्ड वन, तीसरा फंक्शन क्या बोल सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस करने में भी, साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है टंग. सो इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड को प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल है क्या? टंग. पहला, फूड को टेस्ट करने में हेल्पफुल है. दूसरा, ब्रश की तरह एक्ट करती है. एंड तीसरा, साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ टंग. यहाँ पे टंग के बारे में कंप्लीट होता है. टंग एक फ्लैट एंड मस्कुलर ऑर्गन है. टेस्ट वर्ड कंसिस्ट करता है जो कि फूड को टेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. टीथ को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होती है टंग, जो कि ब्रश की तरह एक्ट करती है. दिस इज ऑल अबाउट द टंग. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या बच गया हमारा इसके अंदर? टीथ के बारे में. नेक्स्ट क्या है बक्कल कैविटी के अंदर? टीथ. टीथ की अगर मैं बात करूं तो टीथ से सबको पता है जो भी खाना इनटेक करते हैं उस खाने को तोड़ने का काम कौन करता है? सबसे पहले क्रश करने में, ग्रिड करने में कौन हेल्पफुल होते हैं? टंग. ठीक, सॉरी, टीथ. ठीक है. सो टीथ इज द हार्ड स्ट्रक्चर. इट इज ए हार्ड स्ट्रक्चर which help in cutting, chewing, crushing of food. जो किसमें हेल्पफुल है? टीथ फूड को क्रश, कट एंड च्यू करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. फूड को तोड़ने में, क्रश करने में हेल्प करते हैं कौन? टीथ. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आता है टीथ जो होता है कवर्ड बाय ए लेयर. इट इज कवर्ड बाय ए लेयर कॉल्ड इनेमल. इसे क्या बोलते हैं? इनेमल. जो टीथ होता है वो एक लेयर से कवर होता है जिसे बोलते हैं इनेमल. इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन के अंदर. ठीक है. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन. क्यों है? क्या ऐसे किस चीज से मिलकर बनी होती है कि ये हार्ड होती है? सो इनेमल इज hardest substance made up of जो किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट
एंड कैल्शियम फॉस्फेट किस किस से मिलके बनी होती है स्टूडेंट्स? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। कवर करती है हमारे टीथ को, ठीक है। जब इनेमल डैमेज हो जाते हैं उसी टाइम हमारा टूथ डिके होता है, ठीक है, जो हमारे इंटरनल पोर्शंस को डैमेज करता है। अब हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में और कुछ क्या क्या है। तीन टर्म्स आते हैं टीथ को लेके। हीटेरोडोंट, हीटेरोडोंट मीन्स ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। हीटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, सच एज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ है। सो ह्यूमन टीथ्स को हम क्या बोलते हैं? हीटेरोडोंट्स। नेक्स्ट टर्म अगर ह्यूमन टीथ के बारे में बात करते हैं तो यूज करते हैं थीकोडोंट। क्या यूज करते हैं? थीकोडोंट्स। थीकोडोंट्स क्या होते हैं? सिंपली हमारे टीथ जो होते हैं वो जॉ बोन्स के सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए बोन्स की सॉकेट्स के अंदर। सो हम थीकोडोंट टर्म यूज करते हैं। टीथ आर embedded into the sockets of jaw bone। jaw bones के सॉकेट्स के अंदर जब टीथ एम्बेडेड फॉर्म में हो, धसे हुए हो, तो हम टर्म यूज करते हैं कि ह्यूमन टीथ थीकोडोंट होते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट टर्म होती है डायाफाइडोंट। ये दोनों टर्म क्लियर हुई? हीटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के टीथ, थीकोडोंट्स मींस टीथ एम्बेडेड इनटू द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट टर्म होती है आपकी डायाफायोडोंट। फायोडोंट, डाया मतलब दो, टू सेट ऑफ टीथ्स, टू सेट्स ऑफ टीथ, दो सेट ऑफ टीथ, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर ये दो सेट कौन से होते हैं? फर्स्ट मिल्क टीथ। क्या होते हैं? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, दूध के दांत, सबने सुने होंगे, सबके आए होंगे। सो पहले होते हैं मिल्क टीथ। ये टीथ जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए होते हैं ह्यूमंस के अंदर, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीथ। और ये टेम्पररी टीथ कब आते हैं ह्यूमंस के अंदर? जब बेबी 6 to 11 मंथ का होता है, उस टाइम अपीयर होते हैं। क्लियर है यहां तक? टेम्पररी होते हैं मीन्स कुछ समय के लिए होते हैं, और 6 से 11 महीने के बच्चे के अंदर ये अपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम डेंटल फॉर्मूला की बात करें। किसकी? डेंटल फॉर्मूला की। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? मिल्क टीथ का 2102, 2102, ये हमारी अपर जा एंड ये लोअर जा, बोथ आर मल्टीप्लाई बाय 2। सो टोटल टीथ कितने हो गए? टोटल टीथ कितने हो गए मिल्क टीथ? 20 नंबर। क्लियर है? अब इस
फॉर्मूला से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ क्या एब्सेंट है, प्री मोलर एब्सेंट है एंड लास्ट मोलर एब्सेंट है, जो आपको नेक्स्ट जब मैं परमानेंट टीथ के डेंटल फॉर्मूला को जब राइट डाउन करूंगी उस टाइम पता चलेगा यहाँ 2 की जगह क्या है 3 होता है। सो मिल्क टीथ में क्या एब्सेंट होते हैं, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट होते हैं, ये याद रखना है। प्री मोलर एंड लास्ट मोलर आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ। दूध के दांत होते हैं ना, उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और हमारा लास्ट मोलर। ये तो सब किसके बारे में था, मिल्क टीथ के बारे में। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूं, 2 सेट ऑफ टीथ के बारे में बात की हमने। सो नेक्स्ट क्या आता है आपका, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ 6 से 11 महीने के टाइम पे क्या होता है, बच्चे के अंदर मिल्क टीथ आने स्टार्ट होते हैं और 6 से 12 साल की उम्र में ये मिल्क टीथ परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं। सो मिल्क टीथ रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देते हैं एट द एज ऑफ 6 to 12 ईयर। 6 से 12 साल की उम्र में मिल्क टीथ को परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं डेंटल फॉर्मूला पे। परमानेंट टीथ के डेंटल फॉर्मूला क्या है, हमने मिल्क टीथ का किया। अब आता है परमानेंट टीथ के डेंटल फॉर्मूला के बारे में। सेम है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। 2 1 2 3 2 1 2 3 सेम। अपर जा एंड लोअर जा बोथ आर मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पे मिल्क टीथ में क्या था, 0 और यहां पे 2। सो वहां पे प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट थे और यहां पे सब प्रेजेंट है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। क्लियर है। ये टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 32 इन नंबर। कितने होते हैं, 32 इन नंबर। पता चला डिफरेंस मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या होता है। मिल्क टीथ परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ को परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा, मिल्क टीथ 6 से 11 महीने की उम्र में आते हैं, एट द टाइम ऑफ 6 to 11 मंथ। एंड परमानेंट टीथ 6 to 12 ईयर्स के ड्यूरेशन में अपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं बेबी के अंदर, ठीक है, चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट, मिल्क टीथ के अंदर प्री मोलर एंड लास्ट मोलर एब्सेंट होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ के अंदर प्री मोलर एंड मोलर ऑल आर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब हमारे टीथ के पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। into 3 parts. Crown, neck and root. क्लियर है। अब क्राउन की मैंने बात की, क्राउन जो होता है वो एक लेयर से कवर्ड होता है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनेमल। और ये इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट,
कोई भी डाउट होता है टॉपिक के अंदर, सो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम क्लियरिंग दिस डाउट. ठीक है. एंड द लास्ट थिंग इज दैट अबाउट टीथ डिके. टूथ डिके. टूथ किस वजह से डैमेज होता है, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. टूथ डिके के लिए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर है. जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, स्पेशली शाम के टाइम पे, रात को जब हमने खाना खाया, हमने कुला भी नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया, उस टाइम जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. ठीक है. सो एक तो लंबा ड्यूरेशन मिल जाता है इनको ग्रो होने के लिए, जिसकी वजह से ये हमारे टीथ को डिके करना स्टार्ट कर देते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. So I hope all about the teeth is clear, about tongue, mouth and teeth. So students, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ओके. आई होप स्टूडेंट्स you enjoy this video. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.